हेलो दोस्तों, मैं दीपाली। तो आपकी रिक्वायरमेंट पे आज मैं जीएस की क्लास आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये एंशियन हिस्ट्री का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, दो पार्ट में जो है एंशियन हिस्ट्री आपकी जो है कंप्लीट कराई जाएगी। तो ये क्विक रिवीजन क्लास है जो कि वन लाइनर में मैंने इसको तैयार किया है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है और इसकी जो आपको पीडीएफ है, पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम के लिंक पर आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, 12 घंटे के अंतराल पर आपको ये पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, एक बात और कहनी है आपको, ठीक है, कि देखिए टाइम बहुत कम है। ठीक है, और विद इन टाइम मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ कि आपके लिए जो है सही से सही और अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार कर पाऊँ। ठीक है, और आपको उसके पीडीएफ भी दे पाऊँ, क्लास भी करवा पाऊँ। शॉर्ट टाइम होने की वजह से मैं जल्दी आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं करा पा रही हूँ, इसके लिए मैं अभी से ही सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ कि एग्ज़ाम से पहले पहले जितना हो सकेगा उतना आपको मैं कोर्स नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल कर दूंगी हर हाल में। ठीक है, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके और आपको एक कॉन्फिडेंट हो कि आपने अच्छे से जो है रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो जानेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये है कि 1856 में ये जो कराची लाहौर, ठीक है, कराची लाहौर में रेल लाइन पर एक शील प्राप्त हुई थी। और किसे प्राप्त हुई थी? जेम्स विलियम और वर्टन बंधु को ये एक शील प्राप्त हुई थी। ठीक है, जहां से इसकी एक जगह मिली थी कि यहाँ पर कोई सभ्यता का मतलब निशान हो सकता है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल आए। तो जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक है, इनके निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी इनके द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता भी ना पड़ा। अच्छा, हड़प्पा नाम पड़ा, हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पता जो है सबसे पहले पाकिस्तान के जो पश्चिमी प्रांत, ठीक है, पश्चिमी प्रांत पंजाब, पश्चिमी प्रांत जो पश्चिमी पंजाब है, ठीक है, वहां पर एक जगह है हड़प्पा। ठीक है, यहीं पर ही सबसे पहले क्या हुआ था, इसकी खोज की गई थी, इसकी खुदाई की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, अब जानेंगे हम इसकी तिथि के बारे में। सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या मानी जाती है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो है मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? सिंधु सभ्यता की खोज जो है ये राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके निर्देशन पर? जॉन मार्शल के निर्देशन पर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता को रखा जाता है किस काल में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक या फिर कांस्य युग में रखा जाता है। ठीक है, इसके जो मुख्य निवासी थे वो कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, ठीक है, जो इसके निवासी थे मुख्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के भागों के बारे में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी पुरास्थल जो है, ठीक है, पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुत कांके डोर है। ठीक है, लेकिन फिर ये बात है आलमगीर, मादा, दायमाबाद। तो चलिए हम एक छोटे से इसके साथ मैप से समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो बात करें हम, तो सबसे पश्चिमी भाग के बारे में अगर बात करें, ठीक है, ये पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया, ये पूर्वी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी अगर पूरा स्थल की बात करें तो वो कौन सा है? सुतकाकी डोर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। सुतकाकी डोर है जो कि किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी। ठीक है, दाश्क नदी के किनारे है। ठीक, इसके अलावा अब हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में हम पहुंच जाएंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के मादा नामक स्थान पर, ठीक है, जो कि इसका सबसे उत्तरी हिस्सा माना जाता है। सबसे पूर्वी हिस्से की बात करें तो सबसे पूर्वी हिस्सा आलमगीर
आलमगीरपुर को माना जाता है। ठीक है, आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे दक्षिणी हिस्से की बात करें तो ये है दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, समझ जाएंगे। तो ये है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। कहाँ से कहाँ तक फैली थी? तो उत्तर में फैली थी जम्मू कश्मीर, ठीक है, मंदा जिले तक। दाश्क नदी के किनारे बसा था सुतकाकेडोर, ठीक है, ये पश्चिमी था। उत्तरी में कहाँ तक फैली? आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ा, और दायमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके दक्षिणी सिरा, सबसे दक्षिणी सिरा जो है ये दायमाबाद महाराष्ट्र में था। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन से थे। तो 6 बड़े नगरों की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, ठीक है, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसके पास जो है क्या था? विकसित शहरी सुविधाएं थी। ठीक है, चित्रलेखीय लिपि थी, लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर लोहे का जो चलन है वो नहीं हुआ था। ठीक है, और रक्षा शस्त्रों का भी चलन जो है ये अभी इनमें नहीं आया था। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति जो थी, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये पूरा तात्विक खुदाई प्रमुख स्रोत। ठीक है, प्रमुख स्रोत से मतलब क्या है कि जो हड़प्पा संस्कृति है इसके जो प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई में जो प्राप्त साक्ष्य थे यही इसके, ठीक है, प्रमुख स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। अच्छा, अब ये पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। ठीक है, वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है अगर देखा जाए तो गुजरात में जो है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पाए जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि इससे पहले जो है सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार था, ठीक है, वो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जो कि पहले जो है पंजाब, ठीक है, पंजाब, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान के हिस्से में, ठीक है, पंजाब का आधे से ज्यादा एरिया जो जा चुका है, ठीक है, वहां पर जो है हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य सर्वाधिक जो है पाए गए थे। लेकिन अब उसके बाद अगर भारत की बात करें तो कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, हड़प्पा में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं? वो हड़प्पा संस्कृति से ही हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छा, हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, इसका उपयोग जो है जो किया जाता था वो किस रंग का था? वो लाल रंग के हुआ करते थे। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हड़प्पा संस्कृति से वो बर्तन जो थे लाल रंग के हुआ करते थे और इनमें एक टेराकोटा की कलाकृति पाई गई थी। ठीक है, टेराकोटा की एक कलाकृति पाई गई थी जिसपे हाथी, गेंडा और बाघ की जो है, बाघ के चित्र जो है प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सिंधु घाटी, ठीक है, जो सभ्यता है इसकी जो प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, वो कौन से थे? लोथल और सुतकोटदा। ठीक है, ये दो जो थे उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे प्रमुख बंदरगाह के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है इसके साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके साक्ष्य जो हैं ये प्राप्त होते हैं कालीबंगन से। अब हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के बारे में। तो सैंधव सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है? वो मोहनजोदड़ो, जिसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है अन्नागार है, ठीक है, जो कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगले पॉइंट की तरफ जाने तो हड़प्पा संस्कृति के सिंध में जो स्थल अवस्थित हैं या जो स्थित हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, चहुदड़ो है, ठीक है, और जोडेर जोदड़ो है, आमरी है, कोट दीजी है और अली मुराद है। अच्छा, हम बात करें कि ये जो केंद्रीय नगर के अंतर्गत देखा जाए तो हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, ये जो 3 बस्तियां थी, ठीक है, ये समकालीन बड़ी बस्तियां उस टाइम पे जो है हुआ करती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा जो है अब ये
पाकिस्तान में है। ठीक है, चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो चहुदड़ों की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्देशन है वो किसने दिया था? वो J.H. मैके ने, ठीक है, J.H. मैके ने दिया था इसका निर्देशन। लेकिन अगर इसकी खोज की बात की जाए, ठीक है, चहुदड़ों की अगर खोज की बात की जाए तो ये 1931 में एमजी मजूमदार इसकी खोज की गई थी और J.H. मैके द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया था। वो कब किया गया था? 1935 में। ठीक है, ये इसमें क्लियर रहेगा। अच्छा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी थी? सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, अच्छा, चहुदड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है ये हमें जानने की जरूरत है। तो चहुदड़ों से मनके, ठीक है, जो कि सुप्रसिद्ध है और पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन, मनके है, सीप है, ठीक है, और यहीं पर ही मुद्रा बनाने का जो केंद्र है, ठीक है, मुद्रा बनाने का जो केंद्र है वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? चहुदड़ों से। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड के जो अवशेष हैं वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो शील थी, ठीक है, तो शील पर 3 मुख वाले जो देवता थे वो कौन थे? पशुपति नाथ, ठीक है, मूर्ति जो कि चारों ओर किससे घिरी हुई थी? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा जिसमें विराजमान है। ठीक है, नर्तकी काशी की मूर्ति जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से ही, नर्तकी काशी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। ठीक है, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जॉन मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन जो विश्व का आश्चर्य भी बताया था मोहनजोदड़ो के। ठीक है, एक श्रृंगी पशु का जो अंकन है वो कहाँ पर? वो हड़प्पा की मोहरों पर जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन प्राप्त होता है। मनके के कारखाने जैसा कि मैंने बताया था चहुदड़ों से तो प्राप्त होता है, इसके अलावा लोथल से भी प्राप्त हुआ है और लोथल जो है ये बंदरगाह भी था। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल वो कौन कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ थी। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो भारत में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया कि लोथल गुजरात में जो है, जो गुजरात में है, ठीक है, लोथल ये जो है ये भारत में अवस्थित है। बाकी जो इसका बहुत सा पार्ट जो है वो कहाँ चला गया है? वो पाकिस्तान में। ठीक है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो कौन सा है? भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर भी किसको कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल जो है ये कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक है, संपूर्ण सिंधु घाटी का सबसे बड़ा पुरस्थल भी इसे कहते हैं। किसको? राखीगढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पूजा किसकी करते? मातृ देवी की तो करते ही थे। ठीक है, इसके अलावा पशुपति, ठीक है, पशुपति लिंग, योनि की, पशुओं की, नागों की और वृक्षों की भी पूजा किया करते थे, जैसा कि साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है वो जानी जाती है किस चीज के लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है और इसके अलावा अपने उद्योगों के लिए भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले जो प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो कौन थे? ए कनिंघम थे, जिनको एक शील, ठीक है, प्राप्त हुई थी जिस पर इन्होंने खास ध्यान नहीं दिया था। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह तांबे का किया था। ठीक है, हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथल से प्राप्त होता है। वह स्थल जो
घंगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो बनावली जो स्थल है, ठीक है, बनावली जो स्थल है ये कहाँ पर है? घंगर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत जो स्थापत्य हैं उसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो उसके प्रमाण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से हमें शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में बटा है वो कौन सा है? वो धौलावीरा ही है। ठीक है, धौलावीरा में अगर बात करें तो ये उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के यहाँ से साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा द्विशव संस्कार, ठीक है, डबल वॉरियर का जो प्रमाण भी है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हमें प्राप्त हुआ है लोथल और कालीबंगन से। हड़प्पा स्थल सनौली, ठीक है, सनौली जिस पर आपने एक बार देखा भी होगा। ठीक है, वेब सीरीज भी बनी है इस पर। ठीक है, सनौली जो अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुई है, वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मानव संवर्धन प्राप्त होता है। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की जो खेती का आरंभ है वो सबसे पहले कहाँ किया गया था? वो सबसे पहले भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ, ठीक है, मुद्रा जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अच्छा, जो ये पॉइंट है जो मैंने इसमें वो पॉइंट डाले हैं जो मेन है और जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसी आधार पर ये वन लाइनर जो है आपकी तैयार की गई है। ठीक है, तो मृण पट्टिका उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हमें कालीबंगन से प्राप्त हुई है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। ठीक है, हड़प्पा के बारे में, ये किस नदी पर है? ये रावी नदी पर है। ठीक है, इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, और माधव स्वरूप वत्स जी द्वारा। ठीक है, ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा जो है, ठीक है, हड़प्पा की खोज की गई थी। 1923 कब की गई थी? 1923 से 24 या फिर 1921 भी, ठीक है, कहीं कहीं 1921 भी लिखा मिलता है हमें। मोहनजोदड़ो की बात करें, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो इसे ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक पार्ट है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो रासल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। और ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले में, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। बात करें अब हम चौहदड़ो की बात करें तो ये भी सिंधु नदी पर है। ठीक है, और इसकी खोज की गई थी गोपाल मजूमदार द्वारा 1931 में। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पर है चौहदड़ो? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगन की बात करें तो ये घनघन नदी पर है। ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर इसके द्वारा इसकी खोज की गई। और ये यहाँ अगर वर्तमान में बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, वहां पर कालीबंगन स्थल की खोज हुई थी। लोथल की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। ठीक है, आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, यूपी मेरठ में। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज हुई। कहाँ पर है धौलावीरा? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा है। चलिए अब इससे संबंधित हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बात करें तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र कहाँ पर है? ये प्रेजेंटली कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, रहने की जगह, माउंट ऑफ द डेड या एक बाजार का क्षेत्र। तो माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है, अगर इंग्लिश में आए तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, माउंट ऑफ द डेड या फिर मृतकों का टीला, इसे क्या है? ये मोहनजोदड़ो का इसका अर्थ होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, और अगर बात करें भारत में तो भारत में अभी एक पॉइंट में मैंने बोला भी था कि भारत में, ठीक है, कपास की
जो कपास का जो उत्पादन है, ठीक है, सबसे पहले कहाँ प्राप्त होते हैं इसके साक्ष्य, वो भारत में प्राप्त होते हैं। और ये सिंधु घाटी के लोग भी जो थे कपास का उत्पादन करने वाले ये पहले थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एसआर राव या फिर आरएस बिस्ट। तो लोथल की खोज, खुदाई की खोज किसने की थी? एसआर राव, ठीक है। किसने की थी? एसआर राव ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों का अवशेष हमें प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? बुद्ध को ही जो है एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जो है जन्म हुआ था, जो कि एक शाक क्षत्रिय कुल में हुआ था, ठीक है। शाक क्षत्रिय कुल में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? बचपन के नाम जो था इनका सिद्धार्थ था। अच्छा, ये इनके जो बारे में डिटेल में है वो जब हम एनसीईआरटी करेंगे तो हम डिटेल में कराएंगे, ठीक है। अभी ये रिवीजन क्लास है तो मैं शॉर्ट में करा रही हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप टेलीग्राम पर अपने कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सुधोधन, जो कि कहाँ के थे? साकेगढ़ के जो है मुखिया थे, ठीक है। और इनकी माता का क्या नाम था? महामाया, ठीक है। इनकी माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध की जो माँ थी, ठीक है, वो किस संबंधित थी? वो कोली वंश से संबंधित थी। और इनकी जो माँ थी, ठीक है, ये इनके बचपन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था, ठीक है। जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। इनका जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राहुल, ठीक है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्होंने कौन से जो 4 प्रमुख दृश्य थे जो इन्होंने देखे थे, जिसकी वजह से इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और इन्हें अपना राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ठीक है। तो वो था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा क्या था? शव था, और चौथा था एक सन्यासी, ठीक है। और 29 वर्ष में इन्होंने क्या करा था? गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध जी ने जो है गृह त्याग किया था, ठीक है। सिद्धार्थ जी के जो प्रथम गुरु थे ये कौन थे? अलार कलाम जो थे ये इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है। जो कि ये कहाँ पर थे? ये वैशाली में, ठीक है। वैशाली में जिनसे भेंट हुई थी बुद्ध जी की, ठीक है। वह अभिलेख जो पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, तो रुक्मनदेई स्तंभ अभिलेख है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, मतलब जो सिद्धार्थ पहले इनका नाम था, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब इनका नाम क्या पड़ गया था? तब इनका नाम बुद्ध पड़ा था। और बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। वह स्थान, यह नदी जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया, ठीक है। बोध गया वृक्ष किसको कहा जाता है? पीपल के वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है। तो बोध गया वृक्ष के नीचे, ठीक है, जो कि निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बुद्ध जी ने जो अपना पहला, ठीक है, जनसाधारण की भाषा में जो उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा थी? वो पाली थी। और सबसे पहले इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की जो राजधानी है श्रावस्ती, सबसे ज्यादा अपने उपदेश जो है वहां दिए। देखिए, पहले उपदेश की बात की जाए तो सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश की बात की जाए, ठीक है, तो वो श्रावस्ती होगा। इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो कौन कौन थे? तो राजा बिंबिसार थे, ठीक है। और इनके दामाद जो थे प्रसेनजित वो थे, ठीक है। और इसके अलावा कौन थे? उदयन थे।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जैसा कि मैंने बताया, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, ये सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और बुद्ध कौशाम्बी आए थे कब? उदयन के राज्यकाल में जो है बुद्ध जो है कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। महाबुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी कुशीनगर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध नामक जो इनका भक्त था, ठीक है, वो अंतिम था जिसे दीक्षा प्राप्त हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अब बुद्ध जी ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बिताई थी। और बुद्ध जी की जो मृत्यु है उसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा की गई थी, जिसका आयोजन कहाँ गया था? जिसका आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और किसके द्वारा आयोजन हुआ था? ये अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक द्वारा, ठीक है, और इसका जो आयोजन स्थल था वो कौन सा था? वो वैशाली था। तृतीय बौद्ध संगीति, इसका जो स्थल है ये पाटलिपुत्र में हुआ था और ये अशोक के शासनकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कौन सा हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और कहाँ पर हुआ था ये? कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ठीक है, महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। कब प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासन काल में जो महायान शाखा है ये औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है इसको किसने नष्ट किया था? तो ये शशांक द्वारा जो है ये नष्ट किया गया था, ठीक है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है बुद्ध जी के उपदेश, ठीक है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने इसको निर्वाण कहा था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा द्वारा, ठीक है, दिया गया, ये जिस राजा के युग में इन्हें ये स्थान जो है प्राप्त हुआ वो कौन था? वो कनिष्क के शासन काल में इन्हें ये स्थान प्राप्त हुआ था। और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था, ठीक है, कुषाण वंश का शासक था। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो कौन थी? वो बुद्ध की थी, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि पहली बार जब प्रतिमा यानी मूर्ति पूजन का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था? वो बुद्ध जी की मूर्ति से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वो बौद्ध धर्म था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई? वो कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है बनाई गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है बुद्ध द्वारा दी गई थी। वो कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वो किसके अंतर्गत है? विनय पिटक के अंतर्गत है। वह बहुत साहित्य जिसमें बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है तो ये किसके अंतर्गत कहा गया है? सुत्त पिटक, ठीक है। तो कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। वह बहुत साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में कहा गया तो वो कौन सा है? अभिधम्म पिटक, ठीक है। अशोकाराम विहार स्थित है, वो कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला यानी विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। राजगीर कहाँ है? बिहार में, ठीक है। बुद्ध की जो 80 फीट की जो प्रतिमा है जो कि बोधगया में है वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? वो जापानियों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन था? नागार्जुन था। और नागार्जुन की बात करें
ठीक है। तो नागार्जुन जो बौद्ध भिक्षु जिसने जिसने जो है प्रथम शताब्दी, ठीक है, प्रथम सदी में, ठीक है, चीन जाकर क्या किया था, कृतियों का जो चीनी भाषा में क्या किया था, इसने अनुवाद किया था। ठीक है, इसने कृतियों का जो बौद्ध कृतियां थी, ठीक है, उसका चीनी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक, बौद्ध शिक्षा केंद्र है ये कहाँ पर है, विक्रमशिला में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, क्यों प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये कुमार गुप्त थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। चलिए अब हम शॉर्ट में जान लेते हैं फटाफट से, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, तो रिवीजन के साथ हम जानते हैं कि जो बुद्ध जी की जो जन्म की घटना है, इसको क्या इसका जो स्थल है वो कौन सा है, ये लुम्बिनी है। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बोध गया से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा इन्होंने जो अपना प्रथम प्रवचन है वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इनके जन्म को क्या कहा जाता है, तो इनके जन्म की जो तुलना है वो किससे की जाती है, तो जन्म को एक चिन्ह दिया गया है, वो कहा गया कमल। और प्रथम प्रवचन जो दिया था इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाबोधि जो है, ये बोधि वृक्ष जो है, ये पीपल वृक्ष है। ठीक है, महाबोधि जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त होता। और गृह त्याग, जो बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था, इसको क्या चिन्हित किया जाता है, इसको घोड़े से चिन्हित किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें 24 तीर्थकर 24 तीर्थकर जो है, ठीक है, वो हुए। इनमें से जो प्रथम थे वो कौन थे, वो ऋषभदेव थे। ठीक है, और जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो 23, ठीक है, 23वें तीर्थकर जो थे कौन से थे, पार्श्वनाथ जो थे, इनको छोड़कर जो पूर्ववर्ती और तीर्थकर थे, ठीक है, इनकी जो ऐतिहासिकता है, इनकी जो बारे में ऐतिहासिक बातें हैं, ठीक है, वो संदिग्ध है। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो काल है वो कब का है, वो 250 ईसा पूर्व का है। कब का है, 250 ईसा पूर्व का है। ठीक है, आगे हम बात करें तो जैन, जैसा कि मैंने बताया कि जैन तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, ये 250 ईसा पूर्व में थे। ठीक है, और ये किससे संबंधित थे, ये कहाँ संबंधित थे, ये वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर हुए। ठीक है, इनका जो जन्म था ये कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है ये कहाँ पे हुई थी, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम थे और ये 24वें थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थकर थे, कौन थे, महावीर। और जिस नदी के किनारे महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कौन सी थी, वो ऋजुपालिका नदी, ठीक है, तट पर ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए जो शब्द जो है प्रयोग किया जाता है वो क्या है, कैवल्य। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, ठीक है, वो जैन धर्म में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत थे और जो गृहस्थ हैं, ठीक है, गृहस्थ जो हैं उनके लिए 5 अणुव्रत की जो है व्यवस्था की गई थी। अच्छा, अब जाने 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं, अहिंसा, ठीक है, इसके अलावा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, ये 5 अणुव्रत थे जो कि गृहस्थों के लिए थे। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत थे, जैन धर्म के अंतर्गत थे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, ये क्या है, ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था, तो उनका आधारभूत बिंदु था अहिंसा। ठीक है, यह अपनी एक संप्रदाय था, किसका, जैन धर्म का
यह एक यापनीय जो है एक संप्रदाय था। तो जैन धर्म एक यापनीय संप्रदाय था, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म जो है पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म और कर्मवाद इसमें विश्वास करता था। इनके अनुसार जो था क्या था कि जो कर्म फल है, ठीक है, वो जन्म और मृत्यु का कारण होता है, ठीक है, जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म जो है इसमें क्या है, ये सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय भी जो है जैन धर्म के अंतर्गत बताए गए हैं, ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसमें कृषि युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, ठीक है। ये जो मेन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सब मैंने लिखकर इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वो कौन सी थी, वो अर्धमागधी थी। अच्छा, जो भी ये जो जैन साहित्य हो या फिर बौद्ध साहित्य हो, ये हमेशा जो आम जन की भाषा थी, जैसे कि बुद्ध में थी पाली, ठीक है, और ये जैन धर्म में थी, ये कौन सी थी, अर्धमागधी चलती थी, ठीक है। तो इन्हीं जो आम जन की भाषा में इनको लिखा जाता था, ताकि जो उस टाइम के जो लोग थे उन्हें आसानी से इसके बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। जैन धर्म संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे, स्थूल भद्र थे। श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो भागों में जो है इसका विभाजन हुआ था जैन संप्रदाय का, ठीक है। महावीर जो स्वामी है, इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे, जमाली, ठीक है। जमाली जो थे इनके प्रथम अनुयायी थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने बताया कि बनारस यानी कि वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जो कि कहाँ पर है, यूपी में है, यहाँ पर हुआ था। ये 23वें थे, ठीक है। समाधि यानी कि मरण, संलेखना जिसे कहते हैं, ये संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। बाहुबली का पुत्र माना जाता है किसका, प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, उनके पुत्र, ठीक है, उनको जो पुत्र थे वो बाहुबली को माना जाता है। श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर बाहुबली की जो विशाल प्रतिमा है, जो कि कितनी है, 57 फीट ऊंची है, ये किसने स्थापित करवाई थी, ये चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी। चलिए, इससे संबंधित हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या फिर राहुल। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है जीवक। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती या फिर बामियान में। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये लगभग 2019 में, ठीक है, 2019 में, ठीक है, ये निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जो है भगवान बुद्ध की स्थापित की जाएगी। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, बुद्ध गया में, कुशीनगर में, राजगृह में या फिर वैशाली में। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, ठीक है, बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था। अगला है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह या फिर परिसर भी लिख के आ सकता है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, ठीक है, इसका उपदेश दिया था। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक नहीं है, अभिधम्म है, सूत्र पिटक है, विनय पिटक है, लेकिन उपसाका पिटक जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बुद्ध जी से संबंधित है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता था, बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, या फिर, ठीक है, इन्होंने उपदेश दिया था, या
निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय है कैवल्य। तो कैवल्य का अर्थ क्या है? दूसरों की शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, ठीक है, दूसरों की सेवा करना या इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसका आंसर आप टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होना चाहिए, ठीक है। इसमें मुझे डाउट है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। 24वीं जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन है? तो महावीर हैं, जो ये 24वें थे, ठीक है। और पार्श्वनाथ कौन थे? ये 23वें थे, जबकि ऋषभदेव थे जो ये पहले थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसका समय क्या है? 322 ईसा से 185 ईसा, ठीक है, ईसवी। तो प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश जो है किसे माना जाता है? मौर्य वंश को माना जाता है, ठीक है। और मौर्य वंश ने लगभग कितने वर्ष तक भारत पर राज्य किया था? लगभग 137 वर्ष तक इस पर राज्य किया था, जिसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की मदद से इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। इनका जन्म कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का? तो 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस, ठीक है, सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। सबसे पुराना राजवंश जो है वो कौन सा माना जाता है? वो मौर्य वंश जो है ये सबसे पुराना राजवंश और सबसे विशाल राजवंश भी इसको माना जाता है, ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वो कौन सा है? विशाख दत्त द्वारा कृतित कौन सा है? मुद्रा राक्षस। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है। और बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के भी थे। और बिंदुसार कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, ठीक है। तो इन दोनों के ही समय जो कौटिल्य यानी कि जिनको चाणक्य भी कहा जाता है और इनको और क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के ही समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनकी जो लिखित पुस्तक थी इनके द्वारा लिखी गई वो कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी। और अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर आधारित जो है ये अर्थशास्त्र इनकी जो पुस्तक है, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है कौन कौन से? राजा है, आमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, सेना है और कौन सा है? मित्र है, ठीक है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठा था। तो 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, ये जैन धर्म का था। जबकि इनके जो पोते यानी कि बिंदुसार के जो बेटे थे अशोक, वो किस धर्म के अनुयायी थे? वो बौद्ध धर्म के, ठीक है। चंद्रगुप्त का अंतिम समय जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर हुआ था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक छोटा सा जीवन परिचय था, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके आक्रमणों के बारे में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? 305 ईसा पूर्व में इसने सेलुकस को हराया था। सेलुकस कौन था? ये अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, ठीक है, सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। सेलुकस को हराया था और सेलुकस ने जो है सेलुकस के साथ इनकी संधि हो जाने के बाद, ठीक है, सेलुकस ने इनको 500 हाथी, ठीक है, 500 हाथी, ठीक है, और एरिया जिसे वर्तमान में अब हेरात कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अराकोसिया जिसे अब कंधार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जेट्रोसिया यानी कि जिसे हम मकरान कहते हैं, और पेरोपनिसडाई यानी जिसे अब हम काबुल कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या किया था? ये कुछ क्षेत्र या इसके कुछ भाग जो हैं ये किसको दे दिए थे? चंद्रगुप्त को दे दिए थे सेलुकस ने, ठीक है। इसके बाद ही सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। इसने अपनी पुत्री जो थी हेलेना,
पुत्री हेलेना थी, ठीक है, इसके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया था। विवाह करने के बाद जो चारों प्रांत थे, ठीक है, वो भी दहेज के रूप में दे दिए थे, ठीक। और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, किसने? सेलुकस ने, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत, ठीक है, इसने कौन सी किताब लिखी थी? इसने लिखी थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच जो युद्ध का वर्णन है वो कहाँ मिलता है? एपियानस ने इस युद्ध का वर्णन जो है किया था। डायमेकस भारत आया था, तो डायमेकस किसके टाइम पे भारत आया था? वो बिंदुसार यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके पुत्र के शासनकाल में डायमेकस जो है वो भारत आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना है? लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान था वो किसका, वो कहाँ है? वो पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता? तो ये सबसे पहले जिसने जीता था वो कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम राज्य की बात करें, ठीक है, तो इसने जो है उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर बंगाल में, ठीक है, बंगाल तक, ईरान से लेकर बंगाल तक, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर से लेकर, ठीक है, कश्मीर से लेकर उत्तरी कर्नाटक तक, ईरान से लेकर बंगाल तक, बंगाल मतलब इधर, ठीक है, पूर्वी तरफ, और जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्य विस्तार था, जो कि सबसे विशाल राज्य विस्तार जो है माना जाता है मौर्य वंश का। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये कहाँ से प्रमाणित होता है? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये प्राप्त होता है कि गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब साम्राज्य में सम्मिलित था, ठीक है। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने, ठीक है, की थी। अशोक को मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। इन्होंने ही जो मौर्य वंश है, ठीक है, मौर्य वंश का जो विस्तार है उसको बहुत ही बढ़ाया था, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख हैं जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो वो दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हमें अशोक के शिलालेखों में मिलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी की बात कर रहे तो बिंदुसार था, ठीक है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। और बिंदुसार को किसके लिए जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात, ठीक है, अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का, ठीक है, आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार यानी कि वारीसार कहा गया है। बिंदुसार के समय शासन काल में विद्रोह हुआ था, तो 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में हुआ था जिसे दबाने के लिए पहले सुशीम, और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? अपने पुत्र अशोक को भेजा हुआ था, जिसमें अशोक सफल हुए थे, ठीक है। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार के शासक यानी कि एंटियोकस प्रथम से मदिरा, ठीक है, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की जो प्रार्थना की थी, ठीक है, किसके? एथियकस, एंटियोकस से, ठीक है। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने, ठीक है, बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या बताया था? विजेता बताया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, जो कि 269, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने समय अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। अब हम आगे बात करें तो मास्की और गुर्जरा, ठीक है, जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है इसमें अशोक, ठीक है, इसमें नाम क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है, और जबकि पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन, ठीक है। अशोक के आक्रमण के बारे में बात करें तो इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में, ठीक है, इसने अपने शासनकाल में के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था, लगभग जिसमें 1 लाख लोग, ठीक है, 1 लाख लोग मारे गए थे,
ठीक है, और ये आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। और उस अशोक की जो राज्य की राजधानी क्या थी? वो जो कलिंग की राजधानी थी, ठीक है, तोसली, उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, यहीं से ही अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ था, क्योंकि जब उसने चारों ओर अपने लाशी रास देखी थी तभी उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया, जिसके बाद ही अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा इन्होंने, ठीक है, दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। आजीविकों के रहने के लिए बराबर की जो पहाड़ियां हैं, ये किसने बनवाई थी? ये अशोक ने बनवाई थी। अशोक की माता कौन थी? तो शुभ्रदांगी जो थी, शुभद्रांगी जो थी, वो कौन थी? अशोक की माता थी। ठीक है, भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है वो अशोक के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, जो इसके अभी शिलालेख है वो कौन कौन सी भाषा? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ठीक है, इन लिपियों का जो प्रयोग है अशोक ने अपने शिलालेखों में किया था। अशोक के जो शिलालेख हैं वो कई जगह से प्राप्त हुए हैं, ईरान से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, भारत से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता है वो जेम प्रिंसप द्वारा प्राप्त हुई थी। ठीक है, इन्होंने प्राप्त की थी कब? 1837 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख की जो खोज है वो कब हुई थी? 1750 में पाइद्रेट्री फेनथैलर, ठीक है, इनके द्वारा शिलालेख की खोज हुई थी, जो कि शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या की बात करें तो वो कितने हैं? वो 7 हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि में हैं। चलिए अब बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है, ठीक है, ये कहाँ है? ये कौशाम्बी में स्थित है। यह कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, और इसको जो है अकबर ने इलाहाबाद किले में जो है स्थापित किया था। अकबर द्वारा जो है ये इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित किया गया था। अब बात करें दिल्ली टोपरा की, तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, ये टोपरा से दिल्ली लाया गया था। कहाँ से? टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ठीक है, इसीलिए इसे दिल्ली टोपरा। दिल्ली मेरठ बात करें तो दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में ये स्थित था। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, इसको भी दिल्ली ही लाया गया था। अब हम बात करें रामपुरवा, तो यह लेख जो है ये चंपारण, ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी जो खोज है वो किसने की थी? 1872 में कार्लायल द्वारा इसकी खोज की गई थी। लौरिया अरेराज, ठीक है, लौरिया अरेराज ये भी चंपारण, ठीक है, चंपारण बिहार में है। जबकि लौरिया नंदगढ़ की बात करें तो ये भी बिहार यानी चंपारण में ही है। ठीक है, और इस पे मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे स्तंभ लेख। अब हम बात करेंगे शिलालेखों के बारे में। तो जो मेन शिलालेख हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले शिलालेख की बात करें तो पहला शिलालेख जो है इसमें जो है पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जबकि दूसरे शिलालेख की बात करें तो दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य, ठीक है, मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सीय व्यवस्था, दोनों की जो चिकित्सीय व्यवस्था है इसका उल्लेख जो है ये दूसरे अभिलेख में मिलता है। तीसरे अभिलेख की बात करें तो यहाँ पर इस में धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस अभिलेख में इस अभिलेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है। पांचवें अभिलेख की बात करें, ठीक है, शिलालेख की, तो इसमें धर्म महापात्रों की
ठीक है, नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि 12वें शिलालेख की बात करें, ठीक है, 12वां, तो 12वें में सभी मतलब स्त्री महापात्रों की नियुक्ति तो है ही, ठीक है, इसके अलावा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की जो है इसकी भी बात कही गई है। ठीक है, तो नियुक्ति लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। 13वें शिलालेख की बात करें तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कलिंग का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। अब हम कुछ मुख्य पॉइंट पर आएंगे। तो अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा जाता था? तो जो अर्थशास्त्र की थी चाणक्य, ठीक है, इसमें जासूस को क्या कहा जाता था? चर कहा जाता था। ठीक है, सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जो कि 12, 16 और 20, ठीक है, इन संख्याओं में होती थी। अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी, जिन्हें चक्र कहा जाता था। ठीक है, जिसका जो प्रशासक था वो कौन था? कुमार, ठीक है, जिसे आर्यपुत्र या राष्ट्रीयक भी कहा जाता था। प्रांतों का जो विभाजन है, ठीक है, वो विषय के रूप में होता था और विषय का जो अध्यक्ष होता था उसे विषयपति कहते थे। अच्छा, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? वो ग्राम थी, और ग्राम के प्रमुख को कहा जाता था ग्रामीक। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे नायक कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर थे इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? जो जनपद में जो न्यायालय थे, ठीक है, उनके न्यायाधीश को राजुक, ठीक है, राजुक नाम से जाना जाता था। सरकार की जो भूमि है उसको सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, और मौर्य शासन की जो समाप्ति है वो 137 वर्षों, ठीक है, 137 वर्षों में हुई थी। ठीक है, 137 वर्षों तक मौर्य जो साम्राज्य था इसका आधिपत्य रहा था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त को किसने मारा था? पुष्यमित्र सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, जो कि इनका सेनापति था। ठीक है, या एक ब्राह्मण था। ठीक है, इसने ही बृहदत्त की जो है मृत्यु जो इनको मार दिया था। ठीक है, और यहीं से पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर या फिर युद्ध पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक है, कृषि पर पूर्णतः, ठीक है, मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? 11वां, 12वां, 13वां या फिर 14वां? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने क्लास थी जो टॉपिक आपके कंप्लीट किए हैं वो 1 लाइनर में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और वही पॉइंट डाले हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो आपको क्वेश्चन भी करवा दिए गए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हिस्ट्री के अगले पार्ट में, जो सेकेंड पार्ट है एशियंट का। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसकी PDF जो है 12 घंटों के उपरांत आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू क्लास फॉर योर सपोर्ट। और हाँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, फटाफट से हम भी क्लास तैयार कर रहे हैं, आप ही के लिए तैयार कर रहे हैं, आप ही के लिए कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए, थोड़ी हमारी मेहनत पर भरोसा रखिए। ठीक है, आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।